बदल रहा है वक्त और बदल रहे हैं हम। कल सुबह 7 बजे से एक नए अंदाज में दिखेगा एबीपी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए एक जुमला है, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। हमने इसे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, मुस्कुराइए कि आप यूपी में हैं। यहां आपका मतलब आम आदमी पार्टी से है, जिसकी दिल्ली में सरकार है, और इसके मुखिया अरविंद केजरीवाल अब उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन पर पैर पसारने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए पार्टी अपने राज्यसभा सांसद और सुल्तानपुर से ताल्लुक रखने वाले संजय सिंह को बहुत पहले ही मैदान में उतार चुकी है। यूपी की सत्ता या फिर कानून व्यवस्था से ताल्लुक रखने वाले हर मुद्दे पर सरकार को घेरते संजय सिंह दिख चुके हैं, फिर चाहे वो हाथरस का मुद्दा हो या फिर कोई और। संजय सिंह की पिछले कई महीनों से सक्रियता ही इशारा थी कि आम आदमी पार्टी यूपी को लेकर किसी खास मकसद से काम कर रही है। यह तस्वीर तब और साफ हो गई जब आम आदमी पार्टी ने पंचायत चुनाव में उतरने का फैसला किया। हालांकि मंगलवार को जब अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए तो उन्होंने साफ कर दिया कि पंचायत चुनाव तो महज ट्रेलर है, असली पिक्चर विधानसभा चुनाव की होगी, जिसमें उनकी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव के मैदान में उतरेगी। अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान के महज कुछ ही घंटों के भीतर भाजपा की तरफ से कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह मैदान में आए और उन्होंने इसे केजरीवाल का हसीन सपना बता दिया। हालांकि जिन मुद्दों को लेकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अपनी सरकार चला रहे हैं, वो मुद्दे यूपी की सियासत में उनके लिए कितने मददगार होंगे, इसका इम्तिहान होना बाकी है। तो आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पार्टी ताल ठोकेगी। अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दरअसल जिस तरीके से 3 बार प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी, उसके बाद उत्तर प्रदेश के तमाम लोग, तमाम संगठन उनसे मुलाकात करके इस बात की मांग कर चुके हैं कि आम आदमी पार्टी यूपी में भी आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो ये चाहती है कि जो सुविधाएं जनता को दिल्ली में मिल रही हैं, वो सुविधाएं आम आदमी पार्टी सरकार बनाकर यूपी में भी दे। हालांकि इस बयान के बाद सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब सियासत गरमाने लगी है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य सामने आए। उन्होंने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की अनदेखी का आरोप केजरीवाल पर मढ़ दिया। वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में यूपी के बहुत भाई बहन रहते हैं। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाई गई है, दिल्ली में रहने वाले कई यूपी के लोग मेरे पास आए। यूपी से भी बहुत सारे लोग और बहुत सारे संगठन मेरे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं जी आम आदमी पार्टी को यूपी का चुनाव लड़ना चाहिए। जो सुविधाएं आपने दिल्ली में दी हैं वो यूपी में रहने वाले हमारे परिवारों को भी मिलनी चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि हमारी छोटी सी पार्टी ये कैसे करेगी, तो उन्होंने कहा जी यूपी की जनता अब इन पुरानी पार्टियों से बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। यूपी के लोग ही आगे आएंगे, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेंगे और यूपी को अपनी जागीर समझने वाले इन बड़े बड़े नेताओं को हराएंगे। यूपी में हर पार्टी की सरकार आई, लेकिन अपने घर भरने के सिवा किसी ने यूपी के लिए कुछ नहीं किया। तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से उत्तर प्रदेश की तुलना करते हुए कई सवाल उठाए। मसलन शिक्षा की बात करते हुए उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के मुकाबले यूपी के सरकारी स्कूलों की हालत पर सवाल किए। तो वहीं स्वास्थ्य को लेकर मोहल्ला क्लिनिक के कॉन्सेप्ट को लेकर यूपी सरकार का एक्शन प्लान मांगा। इतना ही नहीं, माफिया के खिलाफ अपराध पर उनकी सरकार की सीसीटीवी योजना का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल ने पूछा कि यूपी में आखिर बलात्कार जैसी घटनाएं काबू में क्यों नहीं है, और इन्हीं मसलों के हवाले उन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी के उतरने की भूमिका तय कर दी है। और यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने अपनी सरकार की उपलब्धियों के मुकाबले यूपी में हुए विकास के कामों की जानकारी मांगी है। अस्पताल देश के सबसे बेहतरीन अस्पताल बन सकते हैं, तो यूपी के सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी खराब क्यों है? अगर दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली मिल सकती है, तो यूपी के लोग इतने लंबे लंबे पावर कट क्यों बर्दाश्त करें? अगर दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली मिल सकती है,
तो यूपी में लोगों को मुफ्त बिजली क्यों नहीं मिलनी चाहिए? यूपी के लोगों के इतने ज्यादा बिल क्यों आ रहे हैं? अगर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों को प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं, तो यूपी के सरकारी स्कूल इतने बदहाल क्यों हैं? अगर दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते हैं, तो यूपी में हर दिन हमारी बहनों के साथ दुष्कर्म क्यों होते हैं? यूपी में हमारी बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित क्यों नहीं की जा सकती? आज उत्तर प्रदेश को प्रगति की राह पर चलने से कौन रोक रहा है? यूपी की गंदी राजनीति और भ्रष्ट नेता। यूपी के लोगों ने हर पार्टी के लोगों पर विश्वास करके उन्हें मौका दिया, पर उन पार्टियों ने लोगों की पीठ में छुरा घोंपाया। इससे पहले पंचायत चुनाव लड़ने का ऐलान पार्टी कर चुकी थी। हालांकि यह फैसला चौंकाने वाला था, क्योंकि यूपी में रहने वाले लोग जानते हैं कि यहां की पंचायत चुनाव पार्टियों के सिंबल पर नहीं होते। यानी पार्टियां यहां अपने जनाधार का अनुमान लगा तो सकती हैं, लेकिन ये दावा नहीं कर सकती कि जनाधार से विधानसभा की कोई तस्वीर खींची जा सकती है। और यूपी के पंचायत चुनाव की एक खासियत और होती है, वो ये कि त्रिस्तरीय यानी कि जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत में बटे होते हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव में केजरीवाल के उतरने का फैसला राजनीतिक पंडितों को चौंका रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि पंचायत चुनाव में यूपी की प्रमुख पार्टियों की दिलचस्पी न होना शायद केजरीवाल को उत्साहित कर रहा है और बूथ तक पकड़ बनाने का एक मौका भी दे रहा है। इसके साथ ही संगठन का विस्तार करते हुए कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को यूपी में पंचायत चुनाव का पर्यवेक्षक बनाया गया है, जबकि डिप्टी स्पीकर राखी बिरलान और विधायक सुरेंद्र कुमार को सह प्रभारी बनाया गया है। और आम आदमी पार्टी के इसी मिशन को लेकर संजय सिंह लंबे समय से यूपी में घूम रहे हैं। वो पार्टी की नई सियासी जमीन तैयार करने में जुटे हैं। तभी केजरीवाल के ऐलान करने के बाद ही उन्होंने सभी राजनीतिक दलों पर हमले करने शुरू कर दिए। तो संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश का प्रभार संभाल रखा है और कोरोना की बात करें, हाथरस कांड की बात करें या तमाम उत्तर प्रदेश से जुड़े मसलों पर बात करें, संजय सिंह मुखर होकर उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोलते रहे हैं, सियासी निशाना साधते रहे हैं और इस ऐलान के बाद उनके जो सियासी धार हैं वो और तेज हो चुकी है। तो सुल्तानपुर से ताल्लुक रखते हैं संजय सिंह, उत्तर प्रदेश से सीधा नाता है और राज्यसभा सांसद हैं। और यूपी में अब आपकी जब एंट्री हो रही है, जब ऐलान हो चुका है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उतरेगी, तब संजय सिंह और सक्रिय हो गए हैं और तीखे हमले हो गए हैं उत्तर प्रदेश के सियासी दलों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी लड़ेगी। उत्तर प्रदेश जो बदहाली से जूझ रहा है, चिकित्सा की बदहाली, शिक्षा की बदहाली, पानी की बदहाली, बिजली की बदहाली और कानून व्यवस्था की बदहाली, बेरोजगारी की बदहाली, आज उत्तर प्रदेश की जनता इन तमाम परेशानियों से त्रस्त है, पीड़ित है, दुखी है और वो सारी पार्टियों से नाउम्मीद हो चुकी है। एक उम्मीद की नई किरण आम आदमी पार्टी के रूप में अब उत्तर प्रदेश में अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान किया है कि 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। तो अरविंद केजरीवाल के यूपी आने की सूचना पर यूपी की सियासत का पारा भी अचानक चढ़ा। यूं तो यूपी के सियासत में कई पार्टियों ने अपनी किस्मत आजमाई है, लेकिन इनका प्रभाव सीमित रहा। हालांकि सत्ता के समीकरण के लिहाज से पार्टियों की भूमिका अहम रही, लेकिन बीते 3 चुनाव में जिस तरह से जनता ने एक तरफा जीत पार्टियों की झोली में डाली है, 2007 के चुनाव के बाद यूपी में सत्ता तक पहुंचने वाले सभी दलों को पूर्ण बहुमत जनता से मिला है। ऐसे में भाजपा, बसपा और सपा जैसी पार्टियों के बाद कांग्रेस को छोड़ दें तो दूसरे दलों की राजनीतिक स्थिति बहुत बेहतर नहीं कही जा सकती, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि उनका प्रभाव इक्का दुक्का सीटों पर सिमट कर रह गया है। मजबूरन ये दल सत्ता से समझौते करते ही दिखाई दिए। ऐसे में आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दांव आजमाना यूपी के राजनीतिक नक्शे को कितना बदल पाएगा, ये अभी बता पाना तो मुमकिन नहीं है। लेकिन पीस पार्टी अपना दल या भाजपा जैसे दूसरे दलों के मुकाबले में आम आदमी पार्टी की स्थिति मजबूत मानी जा सकती है। हमारे इस तर्क के पीछे की वजह क्या है, ये आपको हम बताएंगे। उससे पहले आपको बताते हैं कि यूपी की सियासत में क्या हलचल है इसे लेकर। और हम सीधे
संजय सिंह का ही रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में तमाम बड़े मसलों को उठाते हुए उन्होंने सरकार से सीधे सवाल पूछे हैं, सरकार पर सीधे हमले किए हैं। संजय सिंह जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। और सबसे पहला सवाल यही कि जो आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि 2022 में हम विधानसभा चुनाव में उतरने जा रहे हैं, क्या कोई आप लोगों ने सर्वे किया, कोई सर्वेक्षण किया जिसके बाद ये आप इस परिणाम पर पहुंचे कि आम आदमी पार्टी एक मजबूत और बेहतर विकल्प 2022 में बन सकती है उत्तर प्रदेश में? देखिए, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। 2022 का जो ऐलान आज अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक बहुत शुभ संकेत और अच्छा समाचार है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 5-6 महीनों में लगातार मुझे लगता है कि गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक, बलिया से लेकर बरेली तक, उत्तर प्रदेश का कोई हिस्सा नहीं बचा होगा जहां पर मैं न गया हूं किसी भी बड़े मामले में, किसी भी बड़ी घटना पे। और जो आज स्थितियां हैं उत्तर प्रदेश की, वो चाहे आप शिक्षा की बात कर लीजिए, चिकित्सा की बात कर लीजिए, बिजली की बात कर लीजिए, पानी की बात कर लीजिए, क्राइम की बात कर लीजिए, घोटालों की बात कर लीजिए, आज चरम पर ये सारी चीजें पहुंच चुकी हैं। यानी लोगों की पीड़ा, लोगों की तकलीफें, उनकी जिंदगी की दुश्वारियां आज आसमान छू रही हैं। और इसलिए आम आदमी पार्टी जैसा एक ईमानदार विकल्प उत्तर प्रदेश में चाहिए, यह हम लोगों ने महसूस किया और इसी के कारण आज ये ऐलान हुआ है। बिजली की हालत यह है आज उत्तर प्रदेश में कि अशोक भारती नाम के एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली वाराणसी में। आज क्राइम की हालत यह है कि मुख्यमंत्री जी के जनपद में मजदूरों की बेटियों के साथ गैंगरेप होता है बंदूक की नोक पे। आज क्राइम की हालत यह है कि एसपी रंगदारी मांगता है और इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या में उसका नाम आता है, वो फरार घूम रहा है। अब तक हमने सुना था चोर फरार, डकैत फरार, माफिया फरार। उत्तर प्रदेश में एसपी फरार हो रहा है, दरोगा फरार हो रहा है। तो ये हालत है क्राइम की। अभी आपने घोटालों की बात देखी, मैंने खोला था, आपने उसका जिक्र भी किया। 800 रुपए का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदा गया, 1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदा गया। 75 जिलों में घोटाला हुआ। उस पर एसआईटी भी बनाई मुख्यमंत्री जी ने। उस एसआईटी का क्या हुआ, कोई रिकवरी हुई कि नहीं, कोई लोग जेल गए कि नहीं, कोई जांच हुई भी कि नहीं हुई, कुछ पता नहीं आज तक। तो शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला, बिल्कुल संजय सिंह जी, या फिर उत्तर प्रदेश में जमीनी जयप्रकाश पाल की हत्या स्तर पर जाकर इन मसलों को उठाते हैं और सार्वजनिक पटल पर लाते हैं, तब उत्तर प्रदेश के जो तमाम बड़े नेता हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली तो संभाल नहीं पा रही, कोरोना संभल नहीं रहा, आंकड़ों के हिसाब से जो बातें पेश की जाती हैं, फिर आप यूपी कैसे संभालेंगे? ये बीजेपी की तरफ से सीधा हमला होता है आप लोगों पर। देखिए, कोरोना उन लोगों से बहुत अच्छे तरीके से संभल सकता है, वो राजनीति हमें नहीं आती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। 965 लोगों का बरेली में वो जिंदा ही नहीं, मौजूद ही नहीं, उनकी जांच हो गई जी। अब ऐसे कोरोना से लड़ना हमें तो नहीं आता है। ये बिल्कुल ठीक भाजपा वाले कह रहे हैं, अगर इस स्टाइल में कोरोना से वो लड़ रहे हैं तो फिर भगवान ही मालिक है। मतलब उनके मोबाइल नंबर क्या लिखे जाते हैं अवधेश जी? 00000 और 00000। कोरोना की जांच हो गई। आज दूसरा मामला एक फर्जीवाड़ा खुला हुआ है, 2,500 से 3,000 लोगों की जांच हो गई और वो व्यक्ति मौजूद ही नहीं। तो भूतों की कोरोना जांच कर रहे हैं। पीपीई किट का घोटाला, ऑक्सीमीटर का घोटाला, थर्मोमीटर का घोटाला, वो मैंने आपको बताया। तो अगर कोरोना से ऐसे लोग लड़ रहे हैं कि बगैर जांच किए रिपोर्ट निगेटिव दिखा दी जा रही है और बगैर जांच किए अपनी पीठ खुद से थपथपाई जा रही, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कितने लोगों को कोरोना हुआ, कितने लोगों की कोरोना से जान गई, कितने लोगों की आप मदद कर पाए या नहीं कर पाए जी। तो ये तो इनका मॉडल है। हमारा मॉडल है मैक्सिमम जांच का। योगी जी का मॉडल है नो टेस्टिंग नो कोरोना। हमारा मॉडल है मैक्सिमम टेस्टिंग और मैक्सिमम लोगों की मदद जी। हमने यहां पर वेंटिलेटर के इंतजाम, हमने यहां पे ऑक्सीजन बेड के इंतजाम, होम आइसोलेशन के इंतजाम, अधिकतम जो हो सकता था यहां पे हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बेड के इंतजाम। तो जितना भी कोरोना से, दुनिया का सबसे बड़ा 10,000 बेड का हॉस्पिटल दिल्ली में बना कोरोना का जी। तो मुझे लगता है कि जिसकी प्रशंसा स्वयं प्रधानमंत्री ने की
कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कोरोना में सबसे बेहतरीन काम करके दिखाया और देश में हमारे दुनिया में उदाहरण दिए जा रहे हैं, तो उसकी आलोचना राजनीतिक कारणों से बीजेपी करना चाहती है, कर सकती है। ये तमाम उपलब्धियां हैं संजय सिंह जी जो आपकी पार्टी और आप प्रमुख तौर से लेकर जाएंगे। आप सवाल उठाते भी रहे हैं, जब कोई भी दल चुनावी मैदान में उतरता है तो एक खाका भी पेश करता है सीटों के हिसाब से, क्योंकि नंबर गेम है। कितनी सीट आप लोग मानकर चल रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में जाएंगे राजनीतिक परिदृश्य को बदलने के लिए? कितनी सीट जीतकर आप लोग ये वहां पर सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं? देखिए, मैं 2-3 चीजें बता दूं। पहली बात तो पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव हम लोग दिल्ली में जो बिजली फ्री का हमारा मुद्दा है, 200 यूनिट तक बिजली फ्री, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे, 20,000 लीटर पानी फ्री, स्कूलों की हालत दिल्ली जैसी, हॉस्पिटल्स, मोहल्ला क्लिनिक, ये जो न्यूनतम जो इंसान की जिंदगी की मौलिक जरूरतें हैं उसको पूरा करने का अभियान और उसका एजेंडा लेके हम यूपी में जाएंगे। नंबर एक बात। दूसरी बात, सीटों की आपने कही, तो उसका पहला हमारा ट्रायल हो रहा है। जिला पंचायत का जो चुनाव आ रहा है, उस जिला पंचायत के चुनाव में अभी मैं आपको सुन रहा था तो आपने कहा पंचायत के चुनाव सिंबल पे नहीं होते। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन समर्थित उम्मीदवार पार्टियां अपनी उतारती हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये सारी पार्टियां समर्थित उम्मीदवार जिला पंचायत में अपना उतारती हैं। और इस बार योगी आदित्यनाथ जी ने ऐलान भी किया है कि वो शायद सिंबल पे जिला पंचायत का चुनाव लड़ेंगे। इसका हम स्वागत करेंगे, अच्छी बात है अगर सिंबल पे चुनाव होता है। तो मुझे लगता है ऐसा कि जिला पंचायत का चुनाव का जो परफॉर्मेंस हमारा रहेगा वो काफी बड़ा संकेत उत्तर प्रदेश में हमारे लिए और संदेश देगा। इसमें हमें बूथ कमेटियां बनाने में भी काफी मदद मिलेगी, गांव-गांव में जाने में मदद मिलेगी, क्योंकि हम 3100 जो सीटें हैं लगभग, उन सारी सीटों पे जिला पंचायत में चुनाव लड़ाएंगे। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत पैठ बनाने का एक बड़ा मौका ये पंचायत का चुनाव है। तो 3-4 महीने बाद आप ये सवाल शायद पूछेंगे तो मैं ज्यादा अच्छे से इसका जवाब दे पाऊंगा। ठीक है सर, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि आप बूथ लेवल तक चीजों को मजबूत करेंगे और बीजेपी की भी यही प्लानिंग रहती है कि बूथ मैनेजमेंट अच्छा हो तो चुनाव बेहतर जीते जाते हैं। लेकिन जब आप बूथ लेवल तक जाकर मजबूती की बात करते हैं, जब आप ये बात करते हैं कि दिल्ली का मॉडल उत्तर प्रदेश में लागू हो जाएगा, फिर चाहे वो बिजली का मसला हो, चाहे पानी का मसला हो, तमाम सीसीटीवी का मसला हो जो चौराहे चौराहे लगाए जा रहे हैं, क्यों बीजेपी कह रही है कि ये चीजें आप यूपी में लेकर जा रहे हैं तो मुंगेरी लाल के सपने आप देख रहे हैं जो पूरा नहीं होगा कभी? आपको याद होगा और मैं चाहूंगा कि एबीपी न्यूज, वो एबीपी गंगा पे हमारे खिलाफ बोली गई वो सारी कांग्रेस और बीजेपी की 2013 की बाइट आप दिखाइए। ठीक इसी तरह की बातें ये लोग करते थे। अरे पानी फ्री तो दे ही नहीं सकते दिल्ली में, बिजली फ्री तो दे ही नहीं सकते दिल्ली में, आधे दाम पे तो बिजली मिल ही नहीं सकती दिल्ली में। अरे अस्पताल कैसे ठीक हो जाएंगे, स्कूल कैसे ठीक हो जाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक कैसे बन जाएगा, सीसीटीवी कैसे लग जाएंगे। ये सारी बातें जो आज उत्तर प्रदेश में हमें सुनने को मिल रही हैं केजरीवाल जी के ऐलान के बाद, 13 की बाइट आप निकाल कर देख लीजिए। कांग्रेस और बीजेपी के सारे नेता, और एक आदरणीय स्वर्गीय नेता इस समय दुनिया में नहीं है, उन्होंने तो यहां तक कहा था कि अगर 6 सीटें आम आदमी पार्टी की आ जाएंगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन यह लोकतंत्र है, जनता के ऊपर हमें यकीन रखना चाहिए। जनता अगर हमारी बातों पे भरोसा करेगी तो हमारा साथ देगी, अगर भरोसा नहीं करेगी तो हमारा साथ नहीं देगी। तो मुझे लगता है कि इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग अपना संगठन बना के अपनी बात लोगों तक पहुंचाएंगे, उनका विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे और अंततोगत्वा लोकतंत्र में जनता उन तमाम चीजों को आप पहुंचाएंगे। और ये देखने वाली बात होगी कि बूथ लेवल तक जाकर और जनता के मन को जीतने की जो कोशिश है आम आदमी पार्टी की वो कितनी सफल होती है। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सीधे तौर से उतर रही है और 2022 का चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, वहां पर आम आदमी पार्टी अपनी सियासी ताल ठोकेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने के पूरे बयान के बाद सियासत अब मुखर हो गई है और डिप्टी सीएम केशव मौर्य सामने आए और उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में 2 करोड़ लोगों की अनदेखी केजरीवाल सरकार ने की है। अगर इतने ही लायक होते तो माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को कोरोना संकट में जब पूरी तरह से दिल्ली डूब गया था तो बचाने के लिए उन्हें आगे नहीं आना पड़ता। वह
असफल मुख्यमंत्री हैं। 2 करोड़ की आबादी की सेवा करने की भी उनकी सामर्थ्य नहीं है। वो उत्तर प्रदेश के सपने मुंगेरी लाल की तरह न देखें। और केजरीवाल पर दिल्ली के इस वार को सिर्फ सियासी नहीं समझा जाना चाहिए। बीते दिनों जिस तरह से दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर ने यूपी को डराया था, उसमें बदइंतजामी को लेकर सवाल उठाए थे। इतना ही नहीं, कोरोना के पीक में यूपी के लोगों को इलाज रोकने की बात करके यूपी के लोगों का गुस्सा आम आदमी पार्टी भड़का चुकी है। और यही वजह है कि यूपी के डिप्टी सीएम से लेकर दूसरे कैबिनेट मंत्री तक केजरीवाल को घेरने में लगे हुए हैं। बहुत समझदार लोग हैं हम लोग। आपको भी 2014 भूल गए लगता है, जो वाराणसी में आपका हर्ष हुआ था, उसको तो याद कर लीजिए आप। और दूसरी बात, केजरीवाल जी, एक चीज का आपको जवाब जरूर देना चाहिए, और जवाब इसलिए देना चाहिए क्योंकि आपने भी कोविड मैनेजमेंट की बात करी है। आपने जो पूर्वांचलियों के ऊपर जो टिप्पणी करी थी, उसके लिए अभी तक आपने माफी भी नहीं मांगी है। आपने कहा था, याद दिला देता हूं, कि ये 500 रुपए के टिकट पे पूर्वांचली आते हैं और फ्री में 5 लाख का इलाज करके जाते हैं। और इसलिए दिल्ली में हम लोग कोविड की लड़ाई जीत नहीं पा रहे हैं इन पूर्वांचलियों के कारण। ये मैंने नहीं, इसके हर मैगजीन में, हर जगह ये छपा हुआ है। नेट पे जाएं, आपको सबको ये मिलेगा। ये पूर्वांचली कौन है? ये उत्तर प्रदेश और बिहार के विशेष रूप से नागरिक हैं। इसका तो जवाब आपको देना पड़ेगा। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोकतंत्र में आपका स्वागत है, कोई आपत्ति नहीं, आइए आप। तो आपके यूपी में आने के सियासी ऐलान के बाद राजनीति बहुत ज्यादा बवंडर कर रही है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लगातार इस बड़ी खबर हम बने हुए हैं। यहां पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। बदल रहा है वक्त और बदल रहे हैं हम। कल सुबह 7 बजे से एक नए अंदाज में दिखेगा एबीपी में। तो उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने सियासी दस्तक देने का ऐलान कर दिया है। मंगलवार को जब केजरीवाल सामने आए तो वो लगातार दिल्ली से उत्तर प्रदेश की तुलना कर रहे थे। ये बात सही है कि अपनी बात रखते हुए वो बार बार देश के सबसे बड़े सूबे के तौर पर यूपी का जिक्र कर रहे थे। और इस खास चर्चा में हमारे साथ तो उत्तर प्रदेश सरकार के मुखर नेता और मंत्री मोहसिन रजा जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया है और ये भी कहा है कि जो दिल्ली का मॉडल है उससे उत्तर प्रदेश की जनता उसका इंतजार कर रही है, सियासी परिवर्तन होगा, क्या रिएक्शन है आपका? परिवर्तन तो 14 में देखा उन्होंने। वो तो आए थे, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ने आए थे। क्या हशर किया था उत्तर प्रदेश की जनता ने। और शायद वो ये भूल गए हैं कि आज देश और हमारे प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार चौमुखी विकास कर रही है। जहां लोग कोरोना के आगे घुटने टेक रहे हैं दुनिया में, वहीं हमारा प्रदेश आगे निकल रहा है, विकास भी कर रहा है, उपलब्धियां भी हासिल कर रहा है। हमने कोरोना काल में, और जिस तरह से केजरीवाल जी ने हमारे उत्तर प्रदेश के श्रमिक भाइयों को निकाल कर बॉर्डर पर छोड़ दिया था कोरोना काल में, वो भूल गए हैं। लेकिन हमारे जो यहाँ श्रमिक भाई हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के मुखिया आए तो यहाँ। लेकिन रजा साहब वो तो कह रहे हैं कि हम यूपी में आएंगे तो फ्री पानी और फ्री बिजली देंगे। बीजेपी पहले भी कहती थी कि दिल्ली में संभव नहीं है। देखिए, ये आत्मनिर्भर भारत जो आदरणीय मोदी जी का संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, उसमें रोड़ा अटकाने के लिए ये आ रहे हैं। क्योंकि इन्हें पता है कि आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो पूरे देश के लिए बहुत ही प्रभावी और बहुत ही कामयाब साबित हो रहा है। और लोग साथ में जुड़ रहे हैं। आज जिस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, जिस तरह से आप देख रहे हैं, अभी संजय जी को आप सुना रहे थे, मैं देख रहा था कि वो बात कर रहे थे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी अच्छी है कि अपराधी भाग रहे हैं, और जिन्होंने भूमि कब्जा कर ली थी, मकान कब्जा कर लिए थे, उनसे उन सब चीजों को छुड़ाकर जनता को वापस देने का काम आदरणीय योगी जी की सरकार कर रही है। हम कानून ला रहे हैं जनहित के, जो बेहतर से बेहतर हो सकते हैं। जो विकास कार्य हैं, चाहे वो हमने एक्सप्रेसवे पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, और तमाम हमने अभी 70,000 शिक्षकों को नौकरियां दी हैं, जो किसी और सरकारों ने न कभी सोचा था और न कोई दे सकता था। ये इच्छा शक्ति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय योगी जी की हिम्मत थी।
जो हमने ये काम करके दिखाया है। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने मोहसिन किया रजा क्या साहब है? एक चीज और समझना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश की राजनीति इतनी सरल नहीं है कि उसमें कोई भी आकर कूदे। बड़े बड़े जो सूरमा थे उनके भी पसीने छूट जाते हैं। कहीं कोई वजह तो होगी जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी एक बड़ी हिम्मत करके यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने की भी बात कर रही है, जीतने की भी बात कर रही है, और यह भी कह रही है कि हम बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करना शुरू कर देंगे अगले 3-4 महीनों में। देखिए, सपने देखने का सबको अधिकार है और लोकतंत्र में वो आए उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमें हमारी पार्टी पर या हमारी सरकार पर उनके आने ना आने से कोई हमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये साफ कर देना चाहते हैं। आए उनका स्वागत है, लेकिन मैंने कहा कि वो अभी दिल्ली में वो समझ रहे हैं कि क्या ये दिल्ली के मेयर का चुनाव नहीं है। भाई, आम आदमी पार्टी हमारे यहाँ जो कामों को वो गिना रहे हैं वो काम 3 साल पहले ही जब शुरू में हमारी सरकार आई थी तो उसी साल में आदरणीय योगी जी ने कर दिए थे। ये कौन से कामों को गिनवा रहे हैं? अरे जो आदमी हमारे श्रमिक भाइयों को नहीं रख पाया, उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को नहीं रख पाया, कोरोना में उनको निकाल कर बाहर कर दिया, ना उन्हें खाना दे पाए, ना उन्हें रहना दे पाए, ना उनको इलाज दे पाए जी। और वो आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कैसा खदेड़ेंगे वो लोग और क्या उनको कहेंगे आकर सामने? आखिर उनका सम्मान तक नहीं कर पाए। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और देखने वाली बात होगी कि अब ये जो सियासी जंग का ऐलान हुआ है ये किस तरीके से आगे जाती है और कितना दिलचस्प ये मुकाबला देखने को मिलता है। बदल रहा है वक्त और बदल रहे हैं हम। कल सुबह 7 बजे से एक नए अंदाज में दिखेगा एबीपी।